अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक जो पिछले साल आई थी 2022-23 में, उसके MCQs का एक चैप्टर कराने जा रहा हूं मैं आपको। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 7 और 9 इन चैप्टर्स की MCQs डिलीवर कर चुका हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि MCQs करने की चीज़ नहीं होती। ये मैं माजी में ही बता चुका हूँ, आज फिर एक दफ़ा रिपीट कर लूँ मैं अपनी बात को कि MCQs जो है बहुत अहम चीज़ होती है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से और अंडरस्टैंडिंग के लिए। प्लस इससे आपका एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स का भी फ़ायदा होता है जो आगे इंटर के बाद होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो काइंडली जो है MCQs पे थोड़ा टाइम लगाएं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपको अपनी वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब पे हूँ, इसलिए नहीं, इसलिए ताकि फ़ायदा हो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का कि वो समझने के साथ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ समझ रहे हैं, ताकि आगे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है वो हो सके। तकरीबन एक MCQs पे मैं 1.5-2 मिनट लगाऊंगा। आप जानते हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और 20 मिनट के करीब लग सकते हैं। 10 MCQs है इस चैप्टर 11 में। अपने साथ बुक रख लीजिएगा, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे काम की ज़्यादा बात है वहाँ मैं अपने हैंड राइटिंग में भी लिख दूँ। बुक सामने रख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये भी ख्याल रहे कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि MCQs की तो आंसर की मौजूद होती है बुक के एंड में, तो हमें क्या ज़रूरत है इसके लेक्चर लेने की या इसको समझने की। तो इसकी वजह बता दूं बेटा, कभी MCQs चेंज हो जाएंगी, फॉरवर्ड रिवर्स हो जाएंगी, तो उसमें वही लोग सरवाइव करेंगे जो समझ के कर रहे हो कि इस MCQs के बदले चेंज होकर आ गई तो किसका क्या पॉसिबल ऑप्शन होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो मेरे साथ एंड तक रहना चाहें उनकी सवाबदीद पे उनकी मर्ज़ी पर है कि वो मेरे साथ एंड तक रहें या नहीं। पहले MCQs में लिखा हुआ है लीस्ट एंट्रोपी। लीस्ट एंट्रोपी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। कि नीचे जो पानी की मुख्तलिफ शक्लें दी हुई हैं उसमें से किसकी एंट्रोपी लीस्ट है। लीस्ट, अब जो मैं बताता हूँ काइंडली उसको नोट कीजिएगा। एंट्रोपी जो है वो कहते हैं डिसऑर्डर को या अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम को। डिसऑर्डर और अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम या अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। आसान उर्दू में अगर कोई समझने जाते हैं जिसको कहते हैं बेकायदगी। सही है। अब इसका ये मतलब हुआ कि एंट्रोपी उस चीज़ की कम से कम होगी जिसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मैक्सिमम अरेंज या ऑर्गेनाइज हो। यानी इसका मतलब हो गया सिंपली कि एंट्रोपी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के यानी जितने पार्टिकल्स कम अरेंज होंगे सिस्टम में उतनी एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। अब सवाल पे आ जाए तो लीस्ट एंट्रोपी यानी जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज और अरेंज हो। लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री C। लिक्विड वाटर है तो वाटर जो है लिक्विड स्टेट होने की वजह से उसके पार्टिकल्स दूर हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं हुए, कम ऑर्गेनाइज हुए। लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री C। अब रूम कंडीशन पे वाटर आ गया तो और दूर होंगे। इसी तरह गर्म हो रहा होगा, बॉइलिंग 100 पे आ जाएगा तो और दूर हो रहे होंगे। सही है। स्टीम जैसे आ गई तो ये 100 पे मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब है कि आइस जो बर्फ़ जमा हुआ है इसके सबसे करीब करीब होंगे पार्टिकल्स यानी जुड़े हुए और ऑर्गेनाइज्ड। तो लीस्ट एंट्रोपी इसकी भी, लेकिन इसमें अगर मोस्ट वाला पूछता तो ये होता हाईएस्ट एंट्रोपी, ग्रेटेस्ट एंट्रोपी। देखिए अब फ़ायदा हुआ आपको पहली MCQs से, तो एंड तक आप मेरे साथ रह सकते हैं। कह रहे ये तो समझा रहे हैं यार, वरना मैं तो आंसर की में देख लूँ बस D लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है का नहीं पता, क्या लिखा हुआ है का नहीं पता। सॉरी टू से बट इट इज़
तो हाईएस्ट एंट्रोपी या ग्रेटेस्ट एंट्रोपी हो जाएगी उसकी जो सबसे ज़्यादा रैंडम या स्प्रेड सब्सटेंस होगा। सही जनाब। दूसरी एमसीक्यूज में लिखा हुआ है द एनर्जी करेस्पॉन्ड्स टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस, थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का ही नाम है, इज लेबल्ड एज, कह रहे हैं वो एनर्जी जो आपको इस नीचे इक्वेशन से समझ में आ रही है बताएं वो कौन सी है, इसकी लेबलिंग क्या होगी। अब इसमें अगर आपको इक्वेशन नज़र आ रही हो तो ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है लिथियम आयन गैसियस फॉर्म, क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म एंड लिथियम क्लोराइड विच इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। साइड पे लिखे जो बोलने जा रहा हूँ, जब आयंस के मिलने से, गैसियस आयंस के मिलने से सॉलिड बनता है तो ये क्रिस्टल लैटिस बनता है, यानी क्रिस्टल फॉर्म होता है, ये क्रिस्टल बन गया सॉलिड का। अब जिस एनर्जी की वजह से बनेगा वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन तो आ गया सीधा सीधा बी, लेकिन बारीकियां साइड पे लिखे। आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो कैसी शक्ल आएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी की शक्ल ऐसी नज़र आएगी कि आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा और जब उसको हम आयोनाइज करेंगे तो उसमें से आयंस निकल कर आएंगे, यानी प्रोडक्ट साइड पे आयंस निकल के आएंगे, रिएक्टेंट साइड पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। तो ऐसा अगर ऑप्शन होगा तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन ऐसी होगी। सही है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन अगर बोले उसकी शक्लें ऐसी होंगी, जैसे मिसाल के तौर पे आपने प्रोपेन, इसका हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था हीट ऑफ फॉर्मेशन में, जाके देखिएगा लेक्चर मेरा मौजूद है। ऑक्सीजन के साथ जलाया इसको तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। तो अब जिसमें ये देखिए ऑक्सीजन आ गई ना, यानी जलाने के लिए, बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी कंपोनेंट। तो इसमें हम कहेंगे कि ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, ऐसा अगर ऑप्शन आया। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको हम इक्वेशन में शो कर सकें। ठीक है। तो बाकी तीन का मैंने दिखा दिया कि जिसमें गैसियस आयन से सॉलिड क्रिस्टल बनता है वो लैटिस एनर्जी होती है जो जोड़ के रखती है उस क्रिस्टल को। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक तरह की डिकम्पोजिशन एनर्जी है जो आयंस बनाने में इस्तेमाल होती है या खारिज होती है। और कंबशन जो किसी चीज़ को जलाने में या कंबस्ट बर्न करने में इस्तेमाल होती है। तो देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन स्टूडेंट जो भी इसको नाम दे। चलें जी जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 3, इसमें वो कह रहा है कि इसमें से कौन सी चेंज, जो चार नीचे चेंजेस लिखी हुई हैं, इसमें कौन सी चेंज ऐसी है जो एंडोथर्मिक नहीं है, नॉट एंडोथर्मिक। सही है। अब एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट इवॉल्व हो, सॉरी हीट एब्जॉर्ब हो, एंडो इनसाइड इन, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक हो जाएगी और जो इसमें एक्सोथर्मिक होगी वो इवॉल्व होगी। इसका मतलब होगा कि आउट निकल रही होगी, लीव हो रही होगी उस जगह से। अब इसमें उसने सवाल में बोला है कि जो एंडोथर्मिक नहीं है, इसका मतलब होगा कि बाकी सारे एक्सोथर्मिक होंगे तभी वो एक एंडोथर्मिक जो है नहीं होगा। ऐसा ही समझे बात? तो अब ज़रा तवज्जो चाहिए होगी। डिकम्पोज अभी पीछे की MCQ बता दूँगा। डिकम्पोज में तो हीट देनी पड़ती है। अगर आप जो है कभी डिकम्पोज करेंगे इस तरह के सब्सटेंस को या इस तरह के सब्सटेंस को, तो उसमें देखा होगा हीट लिखी हुई होती है इस तरह से डेल्टा करके, या हीट का वर्ड लिखा होता है, तो ये तो हुई एंडोथर्मिक। सही है। क्रैकिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन को कहा जाता है। तो लाजमी हो गया कि भाई चाहे ऑर्गेनिक की डिकम्पोजिशन हो चाहे इनऑर्गेनिक की डिकम्पोजिशन हो, जैसे लाइम वगैरह जो इनऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक हो गया, मीथेन, ईथेन इस तरह के। अगर आप मीथेन को क्रैक करेंगे तो उसमें भी हीट देनी पड़ेगी कि इसमें से कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाए। समझ रहे हैं? ठीक है जी। कंबशन, ये ऑप्शन आ गया क्योंकि कोई चीज़ जलाते हो देखा होगा माहौल गर्म होता है, सराउंडिंग्स जो है वो हॉट हो जाती हैं। कंबशन किसी चीज़ का जलाना, इस तरह देखा होगा आपने कि ब्यूटेन जैसे है C4H10,
इसको अगर मैं कंबस्ट करूँगा एयर में तो यहाँ पे CO2 प्लस H2O प्लस हीट लिखा होगा एरो के बाद, या डेल्टा E लिखा होगा एरो के बाद, यानी हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो ये हो गया एक्सो। तो उन्होंने जो नहीं पूछा था कि एंडो नहीं है, तो यानी एक्सो है। फोटोसिंथेसिस, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में जब सफिशिएंट एनर्जी सनलाइट की या लाइट की मिलती है पौधों को, प्लांट्स को, तो वो हरे भरे होते हैं और उनको ग्रोथ का मिलता है मैटर। तो इसका मतलब है बाकी सारे हो गए एंडोथर्मिक और एक ये हो गया एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब है कि नॉट वाला आ गया आपका सी ऑप्शन। हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी, हीट जिसमें ट्रांसफ़र ना हो सके, कैन नॉट फिजिबल, बाउंड्री के आसपास ना जा सके जिसमें हीट। अब आपको थोड़ा सा इसमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक, उसके अक्रॉस अगर हीट नहीं जा सकती, यानी हीट जो है इसके अक्रॉस ना जाए, तीन तरह के सिस्टम होते हैं। ओपन, इसमें मैटर और एनर्जी यानी हीट दोनों आ जा सकते हैं, सही है। तो ये नहीं हुआ हमारा क्योंकि उसने कैन नॉट बोला हुआ है। ठीक, समझ रहे बात को। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें मैटर नहीं जा सकता लेकिन एनर्जी जा सकती है, सही है। मैटर नहीं जा सकता यानी मास, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि उसने कहा कि हीट ट्रांसफ़र ना हो सके, नॉट फिजिबल। आइसोलेटेड हो गया क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना हीट आ जा सके ना मास, दोनों ही आना जा सके। ये ना मास मैटर आएगा ना हीट और एनर्जी आएगी जाएगी। ये सील्ड सिस्टम होता है, थर्मोस फ्लास्क देखा हो आपने, उसमें चलता है ये आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें गर्म की चीज़ गर्म ही रहे अंदर, ये नहीं, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के लिए आइडियल सिस्टम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में रह सकता है। और थर्मोपरमिएबल सिस्टम, ये हमारे थर्मो केमिस्ट्री का सिस्टम नहीं है, इसलिए इस पे बात नहीं करेंगे। तो तीन, लेकिन देखा अब अगर कैन बी फिजिबल बोलता, कैन बी फिजिबल, नॉट हट जाता तो बोथ ए एंड बी आ जाता, बोथ ए एंड बी आ जाता। अगर कैन बोलता तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन आता, समझे भाई। तो देख रहे हैं सर आपको समझाने में टाइम लगा रहे हैं या टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप फैसला करें। MCQ नंबर 5 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव, जो हमेशा नेगेटिव ही होगी, यानी कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव यानी माइनस में ही हो। हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसके न्यूमेरिकल्स में डिलीवर कर चुका हूँ। इसकी एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज का सिंबल होता है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ऑप्शन। एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, अभी पीछे मैंने 2 MCQ में बताया, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी क्योंकि डिकम्पोज करने के लिए हम देंगे तभी जो है वो डिकम्पोज होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये क्योंकि कंबशन में हीट निकलेगी तो एंथैल्पी कम हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी इसको यूँ समझिए कि इसकी फाइनल एंथैल्पी कम होगी इनिशियल एंथैल्पी से। तो कम में से ज़्यादा को माइनस कर देंगे तो जवाब नेगेटिव आ जाएगा, समझे पॉइंट। ये समझे कि ये 5 है और ये 7 है तो माइनस में आ गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। तो साइड लाइन लिखे हैं चीज़ें कि ऑलवेज नेगेटिव का तो कंबशन आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव बोलता, ऑलवेज पॉजिटिव यानी ये नहीं बोलता पॉजिटिव बोलता, ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वाला ऑप्शन आता हमारा बी। मे बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बोथ फॉर्मेशन और रिएक्शन, बोथ ऑप्शन बी एंड डी आ जाता। सही है जनाब, वेरी गुड। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स
एट 25 डिग्री सी। अच्छा, ये रूम कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है 25 डिग्री सी। ये हम न्यूमेरिकल में भी कई मरतबा बात कर चुके हैं। इसको जो है कहा जाता है रूम कंडीशंस। ये 25 डिग्री सी है। केमिस्ट्री में अक्सर जगह देखा होगा आपने, बायोलॉजी की चीज़ों में भी देखा होगा। कह रहे सबकी ज़ीरो है एक्सेप्ट के अलावा, यानी सबकी इसमें एंथैल्पी ज़ीरो है, चेंज फॉर्मेशन। सिर्फ एक कोई है जिसकी ज़ीरो नहीं है। तो इसकी थ्योरी लिखें थोड़ी साइड पे ताकि फ़ायदा हो जाए, चेंज भी कर दे वो। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है डायमंड, कार्बन की डायमंड फॉर्म जो है एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। सी ऑप्शन में ऑक्सीजन लिखा हुआ है। इसमें सी करके ग्रेफाइट लिखा हुआ है जो दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, और आखिरी नाइट्रोजन लिखा हुआ है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ना, ये फ्री स्टेट एलिमेंट्स हैं। फ्री स्टेट एलिमेंट्स का मतलब ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करती है नेचर में, सबको ही पता होगा, हम इसको ऑक्सीजन गैस बोलते रहे। नाइट्रोजन भी वही हो गया। तो जो फ्री स्टेट मॉलिक्यूलर स्टेट में होगी उसकी एंथैल्पी तो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती, सही है। यानी कि उसकी तो ज़ीरो होगी, उसकी जो है कोई और वैल्यू, क्योंकि फ्री स्टेट में कुदरती तौर पे उसका जो है वो ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब 50-50 बचा डायमंड और ग्रेफाइट में, कि इनमें से इसकी ज़ीरो नहीं है। तो अब ज़रा गौर से लिखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। डायमंड भी कार्बन की शक्ल है जिसको हीरा कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म। ग्रेफाइट भी कार्बन की शक्ल है जिसको जो है ग्रेफाइट रॉड वगैरह या मॉडरेटर में इस्तेमाल करते हुए हमने सुना या देखा है। अब डायमंड और ग्रेफाइट में ना, ग्रेफाइट मोस्ट या मोर स्टेबल फॉर्म है कार्बन की, जो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है टेम्परेचर वेरिएशन पर और प्रेशर वेरिएशन पर। तो अब थ्योरी ये कहती है, प्रैक्टिकल ये कहता है कि जो भी एलिमेंट अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स में, अपनी एग्जिस्टेंस में ज़्यादा स्टेबल होगा, पक्का होगा, उसकी जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की वो ज़ीरो नहीं हो सकती। इसलिए अब देखें डायमंड चूँकि लेस स्टेबल है तो इसकी भी ज़ीरो में गई। ऑक्सीजन नाइट्रोजन चूँकि फ्री स्टेट नेचुरल है, उनकी भी गैसियस होने की वजह से गई। तो सिर्फ ऑप्शन आपके पास बच रहा है बी ऑप्शन, यानी 6 में मैं एक चीज़ आपको गलत बता रहा हूँ, रुकिएगा। ग्रेफाइट ये मोस्ट स्टेबल है, ये तो मैंने सही बताया, सही है। तो मोस्ट स्टेबल वाली की तो जो है ज़ीरो ही हो जाएगी, वो उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कुदरती तौर पर है। तो सिर्फ डायमंड ऐसा बचा जो लेस स्टेबल फॉर्म हो गई, क्योंकि देखिए ये स्टेबल है, आसान से अब बता दिया, ये भी स्टेबल है। बॉटम लाइन ये हुई कि जो स्टेबल स्टेट एलिमेंट्स होते हैं अपनी एग्जिस्टेंस में, वो सारे अपनी एंथैल्पी ज़ीरो रखते हैं, और जो निस्बतन लेस स्टेबल या नॉन स्टेबल होता है वो अपनी एंथैल्पी ज़ीरो नहीं रखता। ये है, तो मैंने रिव्यू किया ध्यान से, तो आप इसको बिल्कुल अब सॉलिड पक्का तरीके से लिख कर समझ लें। अब इसका भी रिव्यू ये है कि अगर वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो, और डायमंड होता ही नहीं उसमें, तो ऑल ऑफ दीज आ जाता है। डायमंड होता ही नहीं तो ऑल ऑफ दीज आ जाता है, समझे बात को। ये चीज़ 3 MCQs रह गई हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एक टॉपिक था इस चैप्टर में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के मुतालिक वो कह रहा है कि इसकी एक स्टेटमेंट होती है, उन्होंने सामने लिख दिया आसानी के लिए, वरना इम्तिहान में नहीं स्टेटमेंट देगा कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं जो इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है वो कौन सा वेरिएबल है। बहुत आसान सा है, जिसमें भी इस तरह आपने देखा होगा 1 2 या इनिशियल फाइनल, वो डिपेंड करता है।
यानी इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट जो होते हैं ना, ये तब्दील होते हैं, अंडरगो चेंजेस, वो स्टेट वेरिएबल्स या फंक्शन कहलाते हैं। तो सीधा सा इसका ऑप्शन हो गया डेल्टा ई, जो डिपेंडेंट है इनिशियल फाइनल पे, लेकिन अब इसको रटिएगा नहीं, साइड पे लिखे। डेल्टा ई हो सकता है जो डिपेंडेंट है, डेल्टा एच हो सकता है जो डिपेंडेंट है, डेल्टा वी हो सकता है जो डिपेंडेंट है, डेल्टा टी हो सकता है जो डिपेंडेंट है, डेल्टा पी हो सकता है जो डिपेंडेंट है। इतने सारे आ गए। डेल्टा ई ये खुद ऑप्शन है। 5 हो गए, लिस्ट एक जगह आ गई कि अगर आगे वो चेंज कर दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडाइनमिक सिस्टम डिपेंड्स, तो ये इनमें से कोई सा भी होगा तो यस। डज नॉट डिपेंड, तो उसमें ये क्यों, क्योंकि हीट इज़ हीट, इनिशियल फाइनल पे नहीं है। आप बर्नर ऑन कर दें, ऑफ कर दें, हीट आएगी या नहीं आएगी। और इधर वर्क डन करें या नहीं करें, चेंज नहीं है इसमें। सही है। तो ये आसान निस्बत है MCQs है, लेकिन ये जो लिस्ट बना रहा हूँ, साइड में बातें बता रहा हूँ, उसको कैप्चर करें तो मज़ेदार वसूल हो जाएगा आज का लेक्चर माशाल्लाह से। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, MCQ नंबर 8 में कह रहा है कि इसमें से कौन सी बात गलत है चारों में से, यानी 3 सही होंगी तभी बाकी एक गलत होगी। समझे पॉइंट? इसमें कौन सी एक बात गलत है, तो सही वाली पहले पकड़ ले तो गलत हाथ में आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ये होता है, बिल्कुल होता है, ये सही बात है। इसको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहा जाता है, उसकी डेरिवेशन नहीं है। सही है, ये तो सही बात है, तो ये गलत नहीं हुई। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जो होता है उसमें वर्क डन नहीं होता है, सिर्फ हीट एब्जॉर्ब होती है और इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, तो ये भी सही बात है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आ गई ना गलती बात, क्योंकि अभी हमने एक MCQs की थी, वो कह रहा है एक्सोथर्मिक में एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, ये कैसे हो सकता है भाई? अभी मैंने आपको पीछे एक बताई थी, उसको रिवाइंड कीजिएगा, नज़र आएगा आपको। ये बात गलत हो गई, क्योंकि एक्सोथर्मिक के लिए लेस देन 0 यानी नेगेटिव होती है, इस ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक की होती है बेटा। सही है। आखिरी फिर भी देख लेते हैं कि अगर इसका रीमेक आ गया तो हम क्या करेंगे। वो कह रहे हैं डेल्टा एच का सम जो है किसी साइक्लिक प्रोसेस का, वो 0 होता है। इसको बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं, जिसके न्यूमेरिकल भी है इस चैप्टर में बड़े तगड़े। ये हेसेस लॉ के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उस साइकिल की टोटल एंथैल्पी ऑफ समेशन कांस्टेंट या 0 रहेगी। तो इसका साइड में क्या लिखा आपने कि एक्सोथर्मिक बोल रहा है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सो की नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये गलत लिखा हुआ है। इसी तरह इसका रीमेक ये देगा कि एंडोथर्मिक यहाँ दे दे और यहाँ लेस लिख दे, तो वो वाला गलत होगा। समझे बात? या एक और स्टाइल बताता हूँ, इसमें माइनस का निशान लगा दे यहाँ पे, इसके अंदर Q के बजाय वो W लिख दे वर्क डन वाला, और यहाँ नॉट इक्वल टू 0 लिख दे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तो सभी गलत है। समझे ये चीज़? तो ये बारीकियाँ लिखे, फ़ायदा आपका हो रहा है। इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस, अच्छा ये तो इसी में कवर हो गया पीछे वाले में, जिसमें वर्क डन नहीं होता। जल्दी बोले, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ होती है W। सही है, W 0 आया तभी ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हुआ ना। इसके बाद Q के साथ V भी लिख दें, समझ में आ गया। तो ढूंढे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ऑप्शन। नो वर्क इज़ डन, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी ऑप्शन C। लेकिन साइड पे लिखें, अगर वो कहता वर्क इज़ डन, वर्क इज़ डन, तो यहाँ नो को हटा देता, वर्क इज़ डन, तो ये वाला होता कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट मास और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट मास प्रोसेस तो कोई है ही नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस फर्स्ट ईयर में है ही नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस एक होता है, लेकिन जब है ही नहीं तो इसका तरफ दिमाग ना जाए आपका। लेकिन बता दिए कि इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस थर्मोकेमिस्ट्री में चैप्टर 11 में कोई सा नहीं है। सही है। इस सवाल का जवाब वॉल्यूम था, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर बोलता तो वर्क डन। आखिरी MCQs, उसके बाद अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी एनर्जी है, वो बताएंगे कुछ, तभी मुझे हौसला मिलेगा, तो मैं आगे आपके लिए कुछ इंशाल्लाह लाऊंगा। आखिरी MCQs में लिख रहा है वॉल्यूम इज़ आ, ये तो पीछे अभी हमने जो नहीं किया था MCQs नंबर 6 थी गालिबन या 7,
कि जिसमें स्टेट फंक्शन का मैंने डेल्टा करके इतने सारे समझाए थे। तो ये तो आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है। स्टेट फंक्शन वो होता है जिसमें इस तरह से v1 से v2 हो जाए, t1 से t2 हो जाए, e1 से e2 हो जाए, या 2 से 1 हो जाए, ऐसा ये सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। तो अब देखिए इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फंक्शन कैसे बनेगा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये तो डॉज दे रहा है, चैप्टर नंबर 10 में है ये, इंशाल्लाह हम करेंगे सॉल्यूशन एंड कोलॉइड वाला। पाथ फंक्शन, ये तो कोई नया सा नाम डिस्कवर हो रहा है। सही है, तो ये हैप्पी एंडिंग थी आज के माशाल्लाह चैप्टर 11 की। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।